तो आज की मूवी जो होने वाली है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको शार्क, सुनामी और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो फिल्मोटर भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है डकोटा, जो अपने घर में होती है और किसी से बात कर रही होती है और तभी उसे खबर मिलती है एक बड़े से तूफान के बारे में जो कि अभी आने वाला है। और इतना ही नहीं, ये खबर सुनते ही शहर के सभी लोग अपने स्टोर्स और शॉप्स को बंद करने लगते हैं। लोग अपना जरूरी सामान और अपना परिवार लेकर यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन डकोटा जब बिल्डिंग से बाहर आती है तब तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इसी दौरान वो खड़ी होकर सारी चीज देख रही थी। तभी उसका नेबर उसके पास आकर कहता है कि जल्दी से ये घर खाली कर दो, लेकिन वो घर खाली करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये घर उसके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये उसके परिवार और उसकी मॉम की यादें। उसकी मॉम इस दुनिया से जा चुकी थी और इतना ही नहीं, डकोटा अपनी मॉम के बहुत ही ज्यादा करीब, और यही वो कारण था जिसके लिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, भले ही उसकी डेथ क्यों ना हो जाए। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मिलते हैं डी से, जो अपने दोनों भाइयों के साथ एक लेक में टाइम बिता रहे होते हैं। बड़े भाई का नाम था रॉन और छोटे भाई का नाम था विल। ये तीनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इनके स्टेप फादर विलियम वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बिहेवियर से हमें यहाँ अंदाजा लगता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट तो किया हुआ था, लेकिन उसके दिल में इन बच्चों के लिए प्यार वाला कोई भी सीन नहीं था। हर वक्त वो गुस्से में रहता, बात बात पर इन लोगों को डांटता, कभी इनसे ठीक से पेश नहीं आया करता था। और ऐसा क्यों था वो हमें आगे पता चलेगा। इन सब के बाद हमें तीसरे कैरेक्टर लीसा से मिलवाया जाता है, जो कि एक प्रेग्नेंट लड़की थी जो इस टाइम अपने घर की तरफ गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। और इस वक्त पे वो अपनी मॉम से बात कर रही थी और उसकी मॉम उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट भी थी और ऐसे टाइम में थी कि कभी भी बेबी इस दुनिया में आ सकता था। ऊपर से उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर जा चुका था और उसे इस तूफान की आने की खबर भी मिल चुकी थी। तूफान की वजह से आगे वाला ब्रिज बंद होने लगता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर में अब वो घर कैसे पहुंचेगी। रास्ते में वो देखती है कि लोग अपना सामान उठा उठाकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। ये सारी चीजें देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो फिर अपने आप को काम डाउन करने के लिए सोचती है और वो लगातार गाड़ी चलाती रहती है और सोचती है कि ये छोटा मोटा तूफान होगा, आएगा और चला जाएगा। लेकिन यही सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं एडवर्ड को। वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट था जो समुद्र की मूवमेंट्स को ट्रैक करता था। उसने पहले ही फील कर लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और जब ऑफिस रिपोर्ट आती है तो कंफर्म हो जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इतना बड़ा समुद्री तूफान की शहरों के अंदर भी सैलाब आ सकता है। ये सुनकर वो डर जाता है और सबसे पहले डकोटा को कॉल किया और डकोटा से बात करते हुए उससे कहा कि तुम सबसे पहले वहाँ से निकल जाओ। डकोटा उसकी बहन की बेटी थी और उसकी बहन अब मर चुकी थी। वो डकोटा से कहता कि तूफान बहुत बुरा है और तूफान अगर जरा सा भी आगे बढ़ गया तो पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा। लेकिन डकोटा इतना कहने के बाद भी नहीं मानती। उसकी जिद को देखकर एडवर्ड कहता है कि ठीक है, तुम अपनी जिद पर ही रहो और अपने माँ के घर पर ही रहो, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मैं तुम्हें जरूर वहाँ से निकालने के लिए आऊंगा। इस बात को ध्यान से सुन लो। तूफान आना शुरू होता है और ये कोई छोटी बारिश नहीं थी। तेज हवाएं, पानी का तूफान, बादलों की गड़गड़ाहट, और फिर जो सबसे बुरा होता है, समुद्र का बांध भी टूट गया। अब जैसे ये बांध टूटा, समुद्र का सारा पानी शहर की तरफ आने लगता है। पूरी की पूरी सड़कें पानी से भर जाती हैं, यहाँ तक कि गाड़ियां भी बह गई। और इतना ही नहीं, घर के अंदर तक भी पानी घुस गया और देखते ही देखते सब कुछ एक ही पल में बह गया। लीसा इस टाइम पे रोड पर थी। एक ट्रक वाले ने जैसे तैसे करके उसको रोका, क्योंकि रास्ते में एक पेड़ गिर गया था। आगे जाना पॉसिबल नहीं था। ट्रक वाला उससे बोल रहा था कि वापस चलो, वो बात ही कर रहा होता है, लेकिन तब तक पानी उनके तरफ आने लगा। लीसा ने फैसला किया कि वो पेड़ के ऊपर से ही निकल जाएगी। अब उसने बिना देर किए ही गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और गाड़ी जाकर पेड़ के अंदर फंस जाती है। ट्रक ड्राइवर जो पानी के अंदर से निकलना चाहता था वो भी निकल नहीं पाया और देखते ही देखते दोनों के दोनों पानी के बहाव में आ गए। अब लीसा की गाड़ी पानी के अंदर तैरने लगी और तैरते तैरते तेजी से जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। लीसा वहाँ पे फंस जाती है। अब वो ना बाहर निकल सकती थी ना ही पानी के अंदर रह सकती थी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। वो ट्रक जिसका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, असल में उस ट्रक के अंदर मीट था जिसके अंदर का सारा खून निकलकर पानी के अंदर बहने लगता है और देखते ही देखते चारों तरफ वो ब्लड फैल जाता है और ब्लड की खुशबू बहुत ही ज्यादा तेज होती है शार्क के लिए, और यही खुशबू सूंघते हुए शार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है। उधर विलियम जो की अपने घर में था अपनी वाइफ के साथ, वो दोनों बेसमेंट के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। दोनों ही बिल्कुल रिलैक्स थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका घर वाटर प्रूफ है, इसीलिए उन्हें कोई डर नहीं था। दूसरी तरफ हमने देखा कि एडवर्ड के ऑफिस के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हुए थे। वो एडवर्ड से इंटरव्यू लेकर वहाँ का हाल जानना चाहते थे, लेकिन उनसे बातचीत के दौरान एडवर्ड उनसे कहता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बताने के हिसाब के बाद रिपोर्टर्स बहुत ही बढ़ा चढ़ा के न्यूज दिखा रहे होते हैं कि तूफान अब बहुत भारी आने वाला है। और इतना ही नहीं, वक्त के साथ ये बड़ा होता चला जाएगा और इस तूफान के अंदर शार्क्स भी। उन्हें नहीं पता था कि जो वो झूठी खबरें चला रहे थे वो अब सच में बदलने वाली हैं। और देखते
ही देखते पानी अब हर जगह फैलने लगता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे पानी ना हो। डकोटा के घर की खिड़कियां भी अब टूट चुकी थी और पानी अब घर के अंदर आने लगा था। और इतना ही नहीं, विलियम के घर के अंदर भी पानी आ जाता है। ये सारी चीज देखकर रॉन समझ जाता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है। इसलिए विलियम ने बताया कि गाड़ी में लाइफ जैकेट्स रखी हुई हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो काम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो आदमी निकले थे नाव में किसी को बचाने के लिए। उन्हें लीसा की चीख सुनाई देती है तो एक आदमी भाग के लीसा के पास जाता है और वो लीसा को देखता है और वो लीसा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जरूर से बचाऊंगा और इस पानी के अंदर से भी निकालूंगा, तुम थोड़ा सा भी परेशान मत हो। उस आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि जाओ और कटर मशीन लेकर आओ। अब जैसे उस आदमी का दोस्त वहाँ से जाता है तभी उसको पानी के अंदर अजीब सी हलचल महसूस होती है और देखते ही देखते अचानक से उसे किसी ने पानी के अंदर खींच लिया। उस आदमी को समझ नहीं आई कि आखिर में उस आदमी के साथ हुआ क्या। कुछ देर बाद जब वो ऊपर की तरफ आया तो हमें दिखाया जाता है कि उसका हाथ कटा हुआ था। वो जैसे ही भागता है अपने दोस्त की तरफ, लेकिन उसी दौरान शार्क ने उसे दोबारा से दबोच लिया और उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है। डकोटा ये सारी चीजें अपनी खिड़की से देख रही थी और वो चिल्लाती हुई सबको बताया कि वहाँ पर एक शार्क है। अब लीसा ये सारी बातें सुनकर खौफ में आ जाती है और फिर अचानक से ट्रक ड्राइवर को होश आ जाता है। उसने अपने ट्रक का गेट तोड़ा और बाहर निकला, लेकिन सीधा शार्क के मुंह के अंदर। और अब देखते ही देखते एक और आदमी खत्म। और सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि समझना इतना मुश्किल हो चुका था कि वहाँ के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ एडवर्ड को खबर मिलती है कि बांध टूट गया है और शहर के अंदर पानी घुस गया है, मतलब कि डकोटा भी अब खतरे में थी। उसके पास उसे बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं, इसलिए उसने रिपोर्टर के साथ डील की। रिपोर्टर्स काफी पहले से उसके साथ रिपोर्ट लेना चाहते थे। उसने कहा तुम लोग मुझे डकोटा के घर के पास छोड़ो और मैं तुम्हें वहाँ रिपोर्ट दे दूंगा। और बस इसी डील की वजह से ये लोग निकल पड़े। यहाँ पे विलियम और उसकी वाइफ ने सोचा कि लाइफ जैकेट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकले एक बेबी शार्क ने विलियम के ऊपर अटैक कर दिया और उसी बेबी शार्क की माँ ने आकर विलियम की वाइफ के ऊपर अटैक कर दिया। और देखते ही देखते दोनों के दोनों यहाँ पर मारे जाते हैं और बच्चे फिर से अकेले हो जाते हैं। घर के अंदर इस टाइम पे रॉन, विल और डी थे। चारों तरफ पानी था और पानी के अंदर शार्क घूम रहे थे। डी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक शार्क दरवाजे को धक्का दे देता है। हाथ पाँव फैलाकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी और जैसे वो गिरने वाली थी तभी रॉन ने उसे पकड़ लिया। अब दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि आगे हमें बचने के लिए यहाँ से क्या करना चाहिए। रॉन का प्लान था कि पानी में अगर मीट फेंक दिया जाए तो शार्क का ध्यान बट सकता है और इसी के बीच में ये सब गाड़ी तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद उनके लिए यहाँ से निकलना आसान होगा। लेकिन अब इनके घर पे मीट नहीं था। डी ने बताया कि विलियम और उसकी वाइफ ने सारा मीट बेसमेंट वाले फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। ये लोग बेसमेंट के अंदर जा तो सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि घर के अंदर पहले से ही एक शार्क घूम रहा होता है, जिसे अगर इनका पता चलता तो वो जरूर इनके ऊपर हमला कर देता। इधर डकोटा के घर के अंदर भी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक बड़ा सा पेड़ टूटकर उसके घर के ऊपर गिर गया था और इस टाइम पे उसका घर टूट चुका था। और इसी दौरान हम देखते हैं कि लीसा भी काफी घबराई हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को मदद के लिए बुला रही थी। डकोटा जिसके घर के सामने बिल्कुल ही वो गाड़ी थी, वो उसकी आवाज को सुन रही होती है, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता। तब लीसा ने उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज मेरी मदद करो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। और ये सुनते ही डकोटा पिघल गई, क्योंकि उसकी भी तो मॉम नहीं थी। अगर वो लीसा की मदद नहीं करती तो उस बच्चे की मॉम भी उसके पास ना रहते। इसलिए वो अपने घर से नाइफ लेती है और लीसा की मदद करने के लिए निकल जाती है, बिना इस डर के कि पानी के अंदर क्या होगा, क्योंकि शार्क को उसने खुद देखा है। लीसा की गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए वो उस लकड़ी को काट देती है जो गाड़ी के अंदर घुसते हुए जो लीसा के पेट के इर्द गिर्द थी। फाइनली बहुत मशक्कत करने के बाद वो लीसा को बचा लेती है और उसे घर पर ले आती है। यहाँ पर आकर लीसा उससे कहती है कि हमें यहाँ ऐसे बैठा रहना नहीं होगा, ऐसे में तो हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, हमें यहाँ पर कोई हेल्प सिग्नल बनाना होगा। इसीलिए डकोटा घर के सारे पर्दे उतारकर छत के ऊपर जाती है और वहाँ पे उस पर्दे के सहारे बड़ा सा हेल्प लिखती है, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर उस हेल्प को देखे तो उन्हें बचाने के लिए जरूर आ जाए। इस टाइम पे हम देखते हैं कि लीसा का दर्द बढ़ रहा था। उसने डकोटा से चेक करवाया तो बेबी किसी भी वक्त आने वाला था, बिल्कुल अभी के अभी। यहाँ पे ये लोग अभी के अभी डिलीवरी तो नहीं कर सकते थे, इन्हें यहाँ से अब बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ हमने एडवर्ड को देखा जो रिपोर्टर के साथ शहर के बॉर्डर पर पहुंच चुका था। हर तरफ पानी था, गाड़ी से आगे जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फासला अभी भी बहुत ज्यादा बचा हुआ था। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी बोट ले ली और उससे आगे बढ़ने का फैसला किया। अब वो सारे के सारे उसी नाव में बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और दूसरी तरफ हमें रॉन का घर दिखाया जाता है। यहाँ पे उसने जो प्लान बनाया था कि वो बेसमेंट में जाएगा, वो भी अब उसे पूरा करने के लिए कोशिश करने लगता है कि तभी अचानक वहाँ विलियम आ जाता है। इस टाइम हमने देखा कि वो जिंदा था, शार्क ने उसे मारा नहीं था बल्कि छोड़ दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जख्मी था और वो रोन से बोल रहा था और जाओ मेरे लिए हेल्प लेकर आओ। रॉन ने उससे कहा कि बाहर पानी है, शार्क घूम रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। इस दौरान वो जल्दी से घर के अंदर ऐसी चीजें ढूंढने लगता है जिससे कि विलियम की हेल्प हो सके, जिसमें मिल जाता है एक लेटर जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट हर महीने इन लोगों को इन बच्चों के नाम पे $500 दिया करती थी ताकि ये लोग बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाएं। लेकिन ये तो बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं दे रहे थे और सिर्फ पैसों की लालच में विलियम ने इन तीनों बच्चों
को रखा हुआ था। अब ये सच रॉन किसी और को ना बता दे, इसी के डर से विलियम रॉन को मारने लगता है। लेकिन रॉन भी अब हिम्मत वाला हो चुका था। लेकिन रॉन ने विलियम का हाथ पकड़ लिया और डी ने आकर विलियम को एक लात मारी, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है और दोबारा से शार्क का शिकार हो जाता है। जैसे शार्क का ध्यान भटका, रॉन जल्दी से बेसमेंट के अंदर से जाकर मीट ले आया, साथ में एक बॉक्स भी जिसके अंदर था डायनामाइट। इन्होंने मीट को डायनामाइट से बांध दिया और जाकर पानी के अंदर फेंक दिया। शार्क मीट की खुशबू से अट्रैक्ट होती हुई वहां आई और उसने वो मीट यहाँ पर खा लिया और तभी डायनामाइट एक्टिवेट हो गया और देखते ही देखते वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो शार्क मारा जाता है। और जैसे ही वो शार्क मारा जाता है वैसे ये लोग खुश हो जाते हैं कि अब ये लोग इस घर के अंदर से बाहर निकल सकते थे और गाड़ी के अंदर बैठकर ये लोग यहाँ से जा भी सकते थे। इधर दूसरी तरफ लीसा ने डकोटा को बताया कि बाहर की तरफ एक नाव है, वही नाव जो पहले वाला आदमी लेकर आया था, उसको बचाने के लिए अगर वो लोग उस नाव तक पहुंच पाए तो यहाँ से निकलना उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लीसा के अंदर तो यहाँ से बाहर तक जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। इसलिए डकोटा ने फैसला किया कि वो घर के बाहर जाएगी और नाव को घर के बाहर लेकर आएगी। उसने एक टॉर्च ली और घर का सारा मीट पन्नी में भर लिया। वो जानती थी कि बाहर शार्क हैं और इस मीट के जरिए वो शार्क का ध्यान भटका पाएगी। उसका प्लान काम भी कर रहा था। वो जैसे ही बाहर आती है और जैसे ही कोई शार्क उसके सामने आता तो वो उसके सामने दूसरी तरफ मीट का एक टुकड़ा फेंक देती, जिससे वो शार्क अट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती। और ऐसे ही करते करते बड़ी मशक्कत के बाद वो कैसे न कैसे करके अब उस नाव के पास तो पहुंच चुकी थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि मीट खत्म हो गया था और उसके सामने वही शार्क आ गई थी। डकोटा पैनिक नहीं होती और घबराती नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहती है और अपनी समझदारी से बच जाती है और वो शार्क यहाँ से धीरे से निकल जाती है। इस बोट पर उसने देखा कि एक फिशिंग रॉड भी था, जो कि उसने ले लिया और जल्दी वह घर वापस आना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि लीसा की तबीयत खराब है और घर के अंदर पानी भर रहा होगा। और ऐसा था भी, लीसा बेड के सहारे पानी के अंदर ही तैर रही थी। पूरा घर पानी के अंदर टूटकर बहने लगा था। एक लकड़ी के सहारे लीसा घर के अंदर से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आ जाती है। दर्द अचानक से इतना बढ़ गया कि उसने अपने बच्चे को पानी के अंदर ही जन्म दिया। देखते ही देखते चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया और इसकी खुशबू से शार्क इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और मुसीबत फिर से बढ़ने लगी। लीसा ने अपने इस नए और छोटे से बच्चे को एक लकड़ी के ऊपर रखा और अपने दूसरे हाथों में एक नोकीली सी लकड़ी लेकर शार्क का इंतजार करने लगी। शार्क जैसे ही उसके पास आई, लीसा ने उस लकड़ी को उस शार्क की आंखों में घोंप दिया और उसको घायल कर दिया, जिसकी वजह से वो शार्क डरकर वहां से भाग गई। लेकिन डकोटा ने दूर से देखा कि दूसरी तरफ से एक दूसरी शार्क लीसा की तरफ बढ़ रही थी। उसने अब फिशिंग रॉड से निशाना लगाया और शूट करके उस शार्क को भी मार दिया और जल्दी से वो नाव को लेकर लीसा के पास पहुंच जाती है। लीसा अब इस बोट के अंदर बैठने ही वाली थी कि तभी एक बड़ी सी शार्क आई और उसने बोट को ही पलटा दिया और देखते देखते उल्टी होकर नाव पानी के अंदर तैरने लगी। और फिर से ये सभी के सभी पानी के अंदर होते हैं। इससे पहले कि ये लोग शार्क का निवाला बन जाते कि तभी एडवर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके हाथों में उस टाइम पे एक डिवाइस थी, जिसको चलाकर वो यहाँ से शार्क को यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो इसी डिवाइस को पानी के अंदर रख देता है, जिसके बाद उस डिवाइस की वजह से आसपास के सभी शार्क उससे दूर जाने लगते हैं। यहाँ पे एक शार्क कंफ्यूज होकर, जो कि डकोटा और लीसा के पास बढ़ ही रही थी, तभी दूसरी शार्क ने आकर उसे रोक लिया और उसे दूसरी डायरेक्शन में ले गए। इधर एडवर्ड ने जल्दी से लीसा और डकोटा को पानी के अंदर से नाव के ऊपर खींच लिया और उनको लेकर यहाँ से निकल गया। और यहाँ पर सभी के सभी फाइनली बच गए थे और साथ ही साथ लीसा का बच्चा भी। इस मुसीबत से निकलते ही लीसा ने फौरन ही अपनी मॉम को कॉल किया और उनसे सारी की सारी बातें बताई और उसने अपने बेबी को भी दिखाया, जिसको देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू और दिल के अंदर सुकून था। पूरा शहर इस टाइम पे पानी के अंदर डूबा हुआ था और बचे कुछ सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए थे। और इतना ही नहीं, बचने वाले सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और अपने लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए फिल्मोटर भाई को सब्सक्राइब करें।